नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और निस्संदेह ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे होंगे। तो चलिए इसी के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस साल की विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया था? आपको केवल सन बताना है। ऑप्शन ए है 1992, बी है 1997, ऑप्शन सी है 2000 और डी है 2003। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1992 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली क्या कहलाती है? आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए कमीशन, बी परिषद, सी ब्यूरो और डी बोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरो। ब्यूरो प्रणाली के अंतर्गत किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार एक ही व्यक्ति में केंद्रित होते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ब्यूरो। अगला प्रश्न है, प्रबंध की ग्रिड की अवधारणा किसने दी थी? आपको ऑप्शंस बताना है। ऑप्शन दिए हैं, उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लेक और वाइट, बी है मूटन और शोफन, सी है ब्लेक और स्मिथ, डी है ब्लेक और मूटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लेक और मूटन। प्रबंध की ग्रिड की अवधारणा ब्लेक और मूटन ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारण तत्व संबंधित देश से बाहर के कारक तत्व होते हैं। आपको कारण यहाँ पे आर दिया है। विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए इसको समझ लेते हैं। निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारण तत्व संबंधित देश के बाहर के कारक तत्व होते हैं। तो गरीब देशों में जो भी अल्प विकास होता है वो बाहरी देशों के कारण ही होता है, ये कहना चाह रहा है। तो उस आधार पर गरीब देश जो बाहरी देश है उसके ऊपर निर्भर होते हैं। इसका कारण भी दिया है, विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है और ये बिल्कुल पुष्टि करता है अभिकथन की। कारण ये है कि विकासशील देशों में जो विकसित देश होते हैं वो निवेश करते हैं और विकसित देशों को या अल्प विकसित देशों को माल के पूर्तिकर्ता और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से उपनिवेशवादी शक्तियों को उपनिवेशवाद का आर्थिक लाभ पहले की तरह प्राप्त हो जाता है, जबकि उसका राजनीतिक खर्च भी उनको उठाना नहीं पड़ता है। तो उस आधार पर देखें तो ये दोनों कथन सही हैं और कारण जो है अभिकथन का जो है सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा की गई? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए भारत वियतनाम, बी भारत म्यांमार, सी भारत मलेशिया, डी भारत सिंगापुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सिंगापुर। भारत सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा की गई। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो कि 1950 में हुई थी की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए असमान संधि, बी नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, सी चीन से समान दूरी की नीति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना माओवादियों द्वारा की गई। उसका कारण था असमान संधि का होना, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा यानी उसका प्रभाव बढ़ रहा था, और सी है चीन से समान दूरी की नीति। ये सभी कारण उसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नेता ने सन 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशी शांति पहल में भाग नहीं लिया? तो इसका ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिन, बी है प्रधानमंत्री एंडीज पपन एंड्यूज, सी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और डी है राष्ट्रपति जियाउल हक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जियाउल हक ने 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशी शांति पहल में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह अभिकथन और कारण पर आधारित है। अभिकथन ए है, चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया
तथापि चीन ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार किया, जिनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। कारण इसमें बताया है, भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अलकायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामी कट्टरतावाद के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसे देख लेते हैं। अभिकथन ए में है, चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया। बिल्कुल किया था, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया जिनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। यानी वहाँ पे थोड़ा धन खर्च करना उन्होंने कम करा और उन नीतियों पर उन्होंने विचार किया। उसका कारण वो भी बिल्कुल सही है। भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर था और अगर ये पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा फोकस करते तो उनकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में जो तालमेल था वो बैठाना कठिन हो जाता था। इसके अतिरिक्त तालिबान और अलकायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामी कट्टरतावाद ये फैल रहा था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी सहयोग इन कट्टरपंथियों को मिल रहा था। इस वजह से चीन ने अपनी दक्षिण एशियन नीति पर पुनर्विचार किया और पाकिस्तान को धन देना थोड़ा कम किया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन बी डनिंग, ऑप्शन सी जी.एच. सेबाइन और ऑप्शन डी एवेंस्टीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जी.एच. सेबाइन। जी.एच. सेबाइन ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व शामिल होते हैं, तथ्यात्मक तथ्य, अनियमित तथ्य तथा मूल्यात्मक तथ्य। सेबाइन का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म सामाजिक और राजनीतिक संकटों के गर्भ में हुआ है। तो ये कथन भी आप याद रखेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म सामाजिक और राजनीतिक संकटों के गर्भ में हुआ है, ये सेबाइन ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया? तो किस विद्वान ने राजनीतिक सिद्धांत और डाग हाउस का संबंध बताया है? ऑप्शन ए ईस्टन, ऑप्शन बी लॉसलेट, ऑप्शन सी आर ए डहल और ऑप्शन डी है राइमर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइमर ने कहा था 1950 के दशक में कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपना कोट उतार देते हैं? तो मूल्यों के विषय में ये विचार किसके हैं? ऑप्शन नंबर ए पीटर लॉसलेट, बी डेविड ईस्टन, सी एशिया बर्लिन और डी है रॉबर्ट डहल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया है लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी डेविड ईस्टन। ईस्टन का मानना है कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में संशोधन करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था तथा राजनीतिक मूल्यों की उपयोगिता को पुनः स्थापित किया था और उन्होंने यह भी कहा था, हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपना कोट उतार देते हैं। तो नाम याद रखेंगे, डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? तो आपको बताना है किसका संबंध राजनीतिक पुनरुत्थान से है। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी में है अल्फ्रेड कोबन, ऑप्शन सी है वोगेलिन और ऑप्शन डी है लॉसलेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन नंबर सी वोगेलिन। वोगेलिन का संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, वोगेलिन का संबंध राजनीतिक पुनरुत्थान से है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो आपका गलत वक्तव्य खोजना है। उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों को उस वर्ग से संदर्भित करता है जो ना तो कृषिदास है ना ही दास है। बी है उदार पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया और सी है शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में भिन्नताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी है बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की नैतिक कमियां हैं। ये उत्तर बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त जो उत्तर इसमें दिए हैं, उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित कर
तो कृषिदास है ना ही दास है, सही है। और ऑप्शन नंबर बी है उदारवाद का पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया था, सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में भिन्नताएं, ये बिल्कुल सही है। उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ में बिल्कुल निकट से जुड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो मैनचेस्टर उदारवाद किसके विचारों को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो, ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड कॉब्डेन तथा जॉन ब्राइट, ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक तथा जे.एस. मिल, तथा ऑप्शन नंबर डी है बर्लिन तथा मैकफर्सन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड कॉब्डेन तथा जॉन ब्राइट के विचारों को मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए टॉलकाट पार्सन, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट निस्बेट और ऑप्शन डी है मिशेल फोल्कट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस का यह सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध विश्लेषण करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न देखेंगे, निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे से, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक प्रणाली के कार्यों से, ऑप्शन नंबर सी वर्ग संघर्ष हित पर आधारित है और ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषता नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में संबंधित है राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषता नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका से। अगला प्रश्न देखेंगे, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको बताना है कन्वीनियन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए है हंटिंगटन, बी है पुटमैन, सी है मिलीबेंड तथा डी है मार्क्यूजे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्क्यूजे। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्यूजे ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी ने यह कहा कि अपने वैयक्तिक गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता है जितना वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है? तो आपको ऑप्शंस बताना है, ऑप्शन से बताना है सही उत्तर। ऑप्शन ए दिया है पेरेटो, बी दिया है गैसेट, सी मिसेल्स और डी दिया है मोस्का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैसेट। गैसेट एक अभिजात सिद्धांतवादी थे। इन्होंने कहा था अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह किसने कहा कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है, वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल तथा ऑप्शन डी जे.एस. मिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं, वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉब्स ने रिजोल्यूट कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया? तो आपको बताना है हॉब्स ने जो रिजोल्यूट कंपोजिट का सिद्धांत लिया था किससे लिया था। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी डेकार्ट तथा ऑप्शन डी अरस्तु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। दोस्तों आप बेहतर तरीके से जानते हैं हॉब्स को राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है और गैलीलियो की भांति ही हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विषय विज्ञान को जन्म दिया था। इसका प्रभाव उसकी पूरी विचारधारा पर रहा। हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद की पद्धति को भी अपनाया था, तो इसलिए हॉब्स ने रिजोल्यूट कंपोजिट का जो सिद्धांत है वो गैलीलियो से ही लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी अरविंदो, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एम एन रॉय।
एम.एन. राय गांधीवाद जो है उसकी कड़ी आलोचना करते हैं, गांधीवादी नेतृत्व की आलोचना करते हैं और कांग्रेस को परित्याग करने के बाद में द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए लाइफ डिवाइन, ऑप्शन बी एसेज ऑन द गीता, सी योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस और डी द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। दोस्तों इसका उत्तर भली भांति आप जानते होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि सारी किताबें आपने पहले पढ़ा है। अरविंदो की किताब में लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए संसाधनों की उपलब्धता, बी चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया, सी विकास की अवस्थाओं पर परस्पर व्यापी होना तथा डी अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समन्वरूप विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा विकास तथा अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना, यह एक शर्त नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक विकास के लिए आमंड के अनुसार जो कुछ शर्तें दी हैं उसमें संसाधनों की उपलब्धता, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया तथा अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समनुरूपण विकास। अगला प्रश्न देखेंगे, सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ? तो आपको बताना है सहकारी संघवाद कब आया था। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बी यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन के समय, सी सन 1937 के सोवियत संविधान के एक भाग के रूप में और डी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सहकारी संघवाद का जो उद्भव हुआ था वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? तो आपको बताना है दो ध्रुवीय प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, ए में है बहु तथा द्विदल प्रणाली दोनों के तत्व, ऑप्शन बी मिलीजुली सरकार, ऑप्शन सी बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन और ऑप्शन डी है अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन। तो दो ध्रुव वाली जो प्रणाली है उसका कौन सा गुण नहीं है बताना है आपको। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बहु तथा द्विदल प्रणाली दोनों के तत्व दो ध्रुव वाली प्रणाली में एक साथ नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी के अन्य तत्व बिल्कुल उसमें शामिल होते हैं, जैसे मिलीजुली सरकार बना लेना, बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन होते रहना और अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन होना, यानी बड़े बड़े संघ बना लेना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है एलिनोर ओस्ट्रोम, बी है हार्डिन, सी है कार्ल डायच और डी है एंथोनी डाउस। तो आपको बताना है किसके जो प्रतिमान हैं वह निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे या सर्वाधिक यूज हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एंथोनी डाउस। एंथोनी डाउस द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन दिया है, ए है राजनीतिक विकास, बी है राजनीतिक आधुनिकीकरण, सी है राजनीतिक संस्कृति, डी है राजनीतिक अभिजात वर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक संस्कृति। लिंग की राजनीति अब राजनीतिक सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। यह मुद्दा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा में नीचे दिए गए कथनों के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? लोकतंत्र के हित में गांवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें गांव में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। तो आपको बताना है पंचायती राज प्रणाली का समर्थन करते हुए यह किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए है अनंत सैनम अयंगर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनंत सैनम अयंगर। इन्होंने पंचायती राज प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा था, लोकतंत्र के हित में गांवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें गांव में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के विषय में है। इसके विषय में गलत कथन का परीक्षण हमें करना है। ऑप्शन नंबर ए, इस कथन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम हर घन आंगन के लिए योग थी, जो भारत की सामाजिक संस्कृति विरासत पर प्रकाश डालती है और एकता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी है, वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY का विचार प्रस्तुत किया गया तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर सी है, विश्व मंच पर योग का प्रचार प्रसार करने के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का वैसा ही प्रभाव डालने की कोशिश की है जैसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुडविल यानी सद्भावना के प्रतीक के रूप में दुनिया भर के देशों के चिड़ियाघरों में चीनी पांडा भेजकर किया था। तथा ऑप्शन नंबर डी है, आर्कटिक में हिमाद्री और अंटार्कटिका में भारती में आयोजित होने वाले योग सत्र चरम क्षेत्र में योग की पहुंच को प्रदर्शित किया गया है। तो आपको बताना है तो इन सभी कथनों में से कौन सा गलत कथन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम इसमें गलत दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि भारत की सामाजिक संस्कृति विरासत पर प्रकाश डालती है और एकता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कथन है बिल्कुल सही है। 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र, जो कि 69वां सत्र था, के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तुत किया गया और प्रस्ताव पारित होने के बाद में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त विश्व मंच पर योग का प्रचार मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और वह ऐसे ही किया जा रहा है जैसे कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुडविल यानी सद्भावना के प्रतीक के रूप में दुनिया भर के देशों में चीनी पांडा भेजकर किया था। वैसे ही भारतीय योग को पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है ताकि भारतीय प्रभाव विश्व पे पड़े। और अंटार्कटिका में हिमाद्री तथा आर्कटिक में भारती जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी योग सत्र आयोजित किए गए और ऐसे चरम क्षेत्रों में भी योग को पहुंचाने की 2023 की योग कार्यक्रम में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है IDY यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो मुख्य विशेषताएं बताना है। ऑप्शन ए, विशेषता दी है पहला आर्कटिक से अंटार्कटिक तक योग, दूसरा जनजातीय कारीगरों को बढ़ावा देना, तीसरा योग भारतमाला और योग सागरमाला, चौथा है योग पर महासागर वलय। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है पहला दूसरा, ऑप्शन बी में है पहला तीसरा, ऑप्शन सी में है पहला दूसरा तीसरा तथा ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चारों की चारों ही विशेषताएं इस बार के योग कार्यक्रम के अंतर्गत आई थी। जैसे आर्कटिक से अंटार्कटिक तक योग, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखे थे, चरम क्षेत्रों पे योग को पहुंचाने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जनजातीय कारीगरों को बढ़ावा देना। तो जनजातीय कारीगरों यानी आदिवासी जनजातीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए इस बार जो योग के जो मेट हैं उनके द्वारा उनका प्रचार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट की ट्राइफेड ने मेदिनीपुर की मधुरे मेट, मधुरकाठी, मयूरभंज की सबाई घास से बनी योगा मेट और झारखंड के गोंधा घास से बनी जो योगा मेट है जो आदिवासी क्षेत्रों में बनी थी, इनका प्रचार किया। तो दूसरी भी इसकी विशेषता रही है। तीसरा है योग भारतमाला और योग सागरमाला। तो समुद्री क्षेत्र में भी हमने योग भारतमाला और योग सागरमाला देख लेते हैं। पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सड़क संगठन यानी BRO सहित भारतीय सशस्त्र बल द्वारा योग प्रदर्शनों की एक श्रृंखला बनाई गई और योग सागरमाला के तहत INS विक्रांत फ्लाइट डेक पर योग प्रदर्शन के साथ भारतीय समुद्र तट पर भी योग की व्यवस्था की गई। इसके अलावा योग का महासागर वलय के तहत भारतीय नौसेना और व्यापारिक जहाज वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मित्र देशों के बंदरगाह और जहाज़ों पर योग कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से ये चारों ही विशेषताएं इस बार के योग कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।